सो डेरिवेटिव का जो मतलब है, फिजिकल मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है dy बाय dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx को आप f डैश s भी लिखते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। इसको अपन ने कहा था 11th क्लास में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये लिमिट जो थी ये आपका डेरिवेटिव थी, याद आ गया। अब कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए थी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? जब इस लिमिट का राइट हैंड लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा और फाइनाइट हो जाएगा। तो अब अगर हमें किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको x इक्वल टू a पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, तो उस पॉइंट a पे इसका हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका जो राइट हैंड लिमिट निकलेगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, क्या होगा फॉर्मूला? r f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे प्लस h लेना आपने को, राइट में जाना मतलब प्लस h लेना है, माइनस f ऑफ a अपॉन h वेयर h इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में करना क्या है, इसमें पॉइंट a x की जगह, तो जनरल पॉइंट है x की हम कहाँ चेक कर रहे हैं? a पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह a रख देंगे, और क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं तो h प्लस में लेंगे, h माइनस में नहीं लेंगे। भाई जीरो के राइट में आप h तो प्लस में होगा, ठीक है। या जो भी पॉइंट लोगे, पॉइंट a के राइट में जाओगे तो a प्लस h होगा, तो a प्लस h ले लिया, माइनस f ऑफ a, और नीचे जो h आया वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो मैं आर एफ डैश ए का पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। आर एफ डैश ए का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों का डिफरेंस नीचे चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्व है, जैसे मान लीजिए एक कर्व है ऐसा, और इस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट है x इक्वल टू a, तो इस पॉइंट के राइट पे एक पॉइंट लूंगा q, उससे ये जो सीकेंट होगा पी क्यू, ये पॉइंट a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या? a कॉमा एफ ऑफ ए, और अगर ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है तो ये हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। अगर आप ये PQ का स्लोप निकालोगे, सीकेंट PQ का स्लोप निकालोगे, तो सीकेंट PQ का जो स्लोप निकलेगा दैट इज इक्वल टू दिस y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। अब अगर ये डिस्टेंस क्लियर दिख रहा है h, ये अगर a प्लस एच है, तो अगर h टेंड्स टू 0 होगा देन दिस सीकेंट विल चेंज इनटू टेंजेंट। और ये टेंजेंट बनेगा पॉइंट P पर, ये टेंजेंट सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा बेटा? टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब h कहां पे जाएगा? 0 पे टेंड करेगा। भाई सीकेंट तो एक लाइन है, लाइन तो कभी खत्म नहीं होगी, तो लाइन अपनी पोजीशन चेंज करेगी। जैसे जैसे q p के पास आएगा, जैसे जैसे q p के पास आएगा, वैसे वैसे क्या बन जाएगा? आपका टेंजेंट बन जाएगा। और ये पॉइंट q कहां था? p के राइट में था, तो यहां से जो टेंजेंट क्रिएट होगा इसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर होगी बेसिक बात? यही सब इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया हुआ है कि भाई राइट से लिया q, फिर q को और पास लाए और पास लाया, ये एक पोजीशन बता दी, और पास लाओ और पास लाओ। ये जो सीकेंड लाइन थी, ये जो सीकेंड लाइन थी, दिस विल बिकम द टेंजेंट। ओके, तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, अगर इस पे लिमिट नहीं लगा है तो सीकेंड का स्लोप है, तो इस पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दिया तो सीकेंड विल चेंज इनटू टेंजेंट। तो नाउ दिस विल बिकम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P फ्रॉम राइट। ठीक है, ये टेंजेंट कहां से आ रहा है? राइट से आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर पॉइंट Q को मैं यहां पे ले लेता या R को ले लेता कोई पॉइंट को, और यहां से जो सीकेंड क्रिएट कर रहा हूं, यहां से देखो, यहां से एक सीकेंड क्रिएट हो रहा है PQ वाला,
और इसको अगर मैं टेंजेंट और आर को पास ले जाऊं तो ये कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, तो इससे जो बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट में है पी के, इससे जो क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्लियर, ये पॉइंट एक हम लेफ्ट में ले रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू a माइनस एच। क्लियर होगी बात? सो अब देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a। पूरा लिख दूं तो यह है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? ज्योमेट्री का मीनिंग मैंने बता ही दिया कि ज्योमेट्री का मीनिंग का मतलब क्या है कि उस पॉइंट जहां पे टेंजेंट, जहां पे अपन को डेरिवेटिव निकालना है, उस पॉइंट के लेफ्ट से अपन अप्रोच कराएंगे आर पॉइंट को पी की तरफ, देन दिस सीकेंट विल चेंज अगेन इनटू टेंजेंट। तो पॉइंट पी पे अगर यूनिक टेंजेंट मिलेगा, अगर पी पे आपको यूनिक टेंजेंट मिलेगा, क्या मिलेगा? यूनिक टेंजेंट मिलेगा, देन वी विल से दैट दिस इंप्लाइज दैट fx is what? fx is differentiable at x equal। किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा? जब उस पॉइंट पे आप यूनिक टेंजेंट खींच सकते हो। क्लियर है? और ये तो बहुत क्लियर है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इसकी गारंटी नहीं होती। तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कब आपका डिफरेंशिएबल होगा? जब उस पॉइंट पे आप यूनिक टेंजेंट खींच सकते हो, मतलब राइट हैंड का टेंजेंट और लेफ्ट हैंड का टेंजेंट दोनों कोइंसाइड होके एक ही टेंजेंट हो जाएगा। ओके ना, चलिए ये बेसिक बात हो गई। तो यही हमने लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है? तभी हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बता दिया गया, दोनों की लिमिट निकालनी है और देखना फाइनाइट है या नहीं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज दैट द यूनिक टेंजेंट विद अ फाइनाइट स्लोप can be drawn at x equal to a, that is at point p the curve must be smooth in neighborhood of p if the curve have p as a corner point or sharp edge or discontinuity then fx is non differentiable। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्व होगा वो हमारे जो p पॉइंट होगा, p पॉइंट पर कर्व स्मूथ होना चाहिए, जैसे ये स्मूथ कर्व है ना, ऐसा होना चाहिए, तब यहां पे आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए कि कर्व जो है किसी पॉइंट पर ऐसा चले जाए कि यूं जाए और यूं चले जाए, ये पॉइंट पी है। अब यह कर्व स्मूथ नहीं है, यह कर्व में x इक्वल टू a पॉइंट पे शार्प टर्न है, और जो शार्प टर्न है तो देखो एक टेंजेंट यहां बनेगा। बंद कर दो, बोलो बंद करो भाई, फिर गड़बड़ हो गया हो काम। बंद कर दो, ऊपर थोड़ी देर बाद चालू कर दो, और एक टेंजेंट ये बनेगा। तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे शार्प एज आते ही, लेकिन दोनों का स्लोप फाइनाइट होगा, ध्यान रखना, इसका स्लोप फाइनाइट है, ठीक है? राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल फाइनाइट आएगा, सो दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो ये भी फाइनाइट है, यही फाइनाइट है, दोनों का स्लोप फाइनाइट है। तो ऐसा होगा तो भी आपके पास ये यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, दो सेपरेट टेंजेंट बनेगा। तो आपके लिए ध्यान रखिएगा कि पॉइंट पी पे जो टेंजेंट होगा अगर यूनिक नहीं है, सेम टेंजेंट नहीं है, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। या ऐसा भी हो सकता था कि फंक्शन ऐसा चले और पी पॉइंट पर गैप हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए पी पॉइंट पर, तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि जो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल होता है वहां पे ही फंक्शन नॉर्मली डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट खींचोगे वो आपका वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कुछ सिचुएशन है, आगे मैंने सबके बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिक बात इतना ध्यान रखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तभी उस पॉइंट ए पर हम फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल है।
और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मालूम ही है आपको, ठीक है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना, यूनिक होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए और यूनिक इक्वल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दो अलग अलग स्लोप मिल जाए, ठीक है। अब समझिए कुछ डेफिनेशंस यहाँ मिलेंगी, उन डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या डेफिनेशन अभी हमने बताई राइट हैंड डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, क्या बताई? आर एफ डैश ए की डेफिनेशन क्या बताई? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, a h का मतलब है a प्लस h माइनस a, वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है। तो ऊपर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है और नीचे इसके अंदर जो वेरिएबल है ना, इसी का डिफरेंस है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सीधा सीधा फॉर्मूला ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने, स्लोप का फॉर्मूला, ठीक। अब इन रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये आगे जाके थोड़ी देर बाद काम में आएंगे। अगर मुझे किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना, मतलब जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है, तो जीरो पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही ये क्या हो गया जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो। तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो जीरो पे जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये बनी, यहीं से ले लो ना बेटा, एक ही जगह आप पुट कर दो जीरो, तो जीरो प्लस एच, ये हो गया एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन यहाँ ए तो ए कैंसिल हो गया, एच की जगह एच ही रहेगा, एक ही जगह जीरो पुट करोगे ना तो एच ही रहेगा। इस क्वांटिटी को हम एफ डैश जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, डेरिवेटिव एट जीरो, एफ डैश जीरो, ठीक है। ध्यान रखना जो अंदर की क्वांटिटी है उसी का डिफरेंस नीचे होना चाहिए। अब मान लो ऐसा आ जाए, एफ ऑफ के एच माइनस एफ ऑफ जीरो आ जाए, तो नीचे के एच माइनस जीरो होना चाहिए, नीचे के एच होना चाहिए। लेकिन मान लो नीचे एच है तो ये डेरिवेटिव का रिजल्ट नहीं है, ये एफ डैश जीरो नहीं होगा। जिस पे ये अप्रोच करता है इसका डेरिवेटिव मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। किस पे अप्रोच कर रहा है उसका डेरिवेटिव मिलेगा। यहाँ किस पे अप्रोच कर रहा है? ए पे, तो ये एफ डैश ए का डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे के एच होना चाहिए, तो मैंने के कांस्टेंट था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये आपका एफ डैश जीरो है, ये एफ डैश जीरो, ये हो जाएगा के इंटू एफ डैश जीरो। अब मान लो इसमें के की वैल्यू 0 to 1 है और n की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो क्लियर दिख रहा है कि अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है पावर और बेस 0 से 1 के बीच में, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। ये भी ध्यान रखना है, अंदर की क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, 0 पे अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 0 पे अप्रोच करके ठीक है, अच्छी बात है। और ये एफ ऑफ 0 है अपॉन के की पावर n, इसका डिफरेंस भी के की पावर n है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर ये किसकी वैल्यू देगा? ये इसका डिफरेंशियल देगा, तो माइनस के बाद आता उसका डिफरेंशियल देगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h, अब ये किसका डिफरेंशियल देगा? एफ ऑफ x का डिफरेंशियल देगा, क्लियर है। अब हमने कहा है काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा और हमने कलाकारी कर दी, y की जगह पुट कर दिया x प्लस एच। तो ये पूरा लिमिट जो होगा, इसी डेफिनेशन को अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब y अगर x प्लस एच है और h जीरो की तरफ जाएगा, ध्यान दो, h अगर जीरो की तरफ जाएगा तो y x की तरफ जाएगा, तो h टेंड्स टू लिमिट जो थी वो y टेंड्स टू x में चेंज हो जाएगी। तो जो लिमिट h टेंड्स टू जीरो था वो चेंज हो गया y टेंड्स टू x में, और f ऑफ x प्लस h कितना हो गया? y हो गया, तो ये हो गया f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। हम डेरिवेटिव को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना है। ये जो क्वांटिटी है इस पे फंक्शन की वैल्यू, और ये जो क्वांटिटी है इस पे फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस अपॉन इसके वेरिएबल का डिफरेंस। बोले सर वहां तो ऐसा नहीं था, वहां भी यही था। वैसे कहाँ था? तो एच टेंड्स टू जीरो था। अरे कुछ नहीं है बच्चे, वो थोड़ा ध्यान से देखो, ए जोड़ दो, इस पे फंक्शन की वैल्यू, इस पे फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, ये लिखा है। घूम फिर के यही बात है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो माइनस के बाद आएगा इसका डेरिवेटिव होगा ये एफ डैश एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स ए कर दूंगा तो एफ डैश ए आ जाएगा। तो मैं डेरिवेटिव ऐसा भी लिख सकता हूँ, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाएगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा लिखा मिल जाए। मतलब हमें बेसिकली ये देखना है कि जो लिमिट यहाँ पर इसके अंदर आ रही है वो लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए या लाई जा सकती हो, और इसके फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए, नीचे इन्हीं का डिफरेंस होना चाहिए।
उसको मैं एफ डैश जो माइनस के बाद आता है वो लिख दूंगा। ध्यान रखना ये जिस पे अप्रोच करेगा उसका डेरिवेटिव बनेगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये और ये सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे y है और यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है तो एफ डैश y नहीं लिखोगे, उसको x ही लिखना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लीजिए। बाई चांस ऐसा आ जाए लिमिट y टेंड्स टू x आ जाए, ऊपर लिख दे f ऑफ x माइनस f ऑफ y, है ना, और नीचे लिख दे y माइनस x। अब बच्चा बोले अरे सर बहुत इजी है तो गया क्या, ये तो सर एफ डैश y हो गया क्योंकि माइनस के बाद y है। नहीं नहीं नहीं, y टेंड्स टू x है तो डिफरेंशियल तो इसी x का बनेगा क्योंकि y की वैल्यू तो x में चेंज हो जाएगी, y बचेगा कहां से? बाद में लिमिट में y की x रखोगे तो y तो बचेगा ही नहीं। तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस लिमिट y टेंड्स टू x f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। अब ये x और ये x सेम बना माइनस के बाद वाला, ठीक है ना, तो अब इसका डिफरेंशियल मिलेगा, इसको लिख दोगे माइनस एफ डैश एक्स। डिफरेंशियल लिखना सीख गए, इसका थोड़ा बाद में हम यूज करेंगे। मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिक बहुत सिंपल है कि अपने को जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया है, ये जो नीचे फंक्शन के अंदर आ रहा है वो यहाँ लेफ्ट में होना चाहिए, ये राइट में होना चाहिए, या ऐसा बनाया जा सकता हो तो इनकी वैल्यू का डिफरेंस और इसका डिफरेंस नीचे आ जाए, और ये जिस पे अप्रोच करेगा उसका डेरिवेटिव मिलेगा, जिस पे अप्रोच करेगा उसका डेरिवेटिव मिलेगा, वही माइनस के बाद होना चाहिए। इतनी बातें दिमाग में रखनी है। क्लियर होगी बात? डाउट? चलिए, अब ये रिलेशन क्या होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में? तो हमने अभी राइट डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ डैश ए का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाकी खत्म काम। अच्छा, और मैंने ये भी कहा था लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, कहा था कि फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, अब आप देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर कहां अप्रोच कर रहा है? 0 पे। लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और डिनोमिनेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है। अगर न्यूमरेटर कोई नंबर बन गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगी। तब बताइए न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? अरे भाई अगर लिमिट फाइनाइट हो रही है तो लिमिट फाइनाइट कब मिलेगी? जब डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाए। अगर 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाएगा तो लिमिट के फाइनाइट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलो। तो लिमिट के फाइनाइट होने के लिए अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ये बात तो अपने पहले भी यूज की हुई है। अब न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच करेगा इस लिमिट पे, ठीक है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए विल टेंड्स टू 0 एज एच टेंड्स टू 0। ये बात हो रही? अच्छा, अब h अगर 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो 0 की तरफ टेंड्स करना चाहिए। अब मैं a को उधर भेज देता हूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h टेंड्स टू f ऑफ a, और ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू। वैसे ही अगर मैं दूसरे वाले डेफिनेशन पे लगा दूंगा तो वहां से सॉरी a प्लस एच नहीं, a प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट हो गई है, ठीक है ना, ये राइट हैंड लिमिट टेंड्स टू वैल्यू हो गई। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे कॉन्सेप्ट लगा दूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू इसने दे दिया। इसका मतलब कि फंक्शन अगर ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है तो ये डेफिनेशन के फाइनाइट होने के लिए इसके न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए, और 0 होने पे इसकी क्या वैल्यू गई? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को फॉलो कराने के लिए फंक्शन को बाउंडेडली या कंपल्सरली कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा ही नहीं। समझ में आ गया क्यों कंटिन्यूअस होगा? मैंने इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट करके लिखा हुआ, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गई? अब रिलेशन क्या होता है? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। किसी भी पॉइंट की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे जीरो पे तो इस कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे शार्प टर्न आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन नॉन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, नहीं, ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो कुछ नहीं कह सकते भैया क्या होगा, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर फंक्शन, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, क्लियर? डिफरेंशिएबल है तो गारंटेडली कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को होल्ड होने के लिए उसे कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो गारंटेड नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, गारंटेड है। ठीक, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ये मैंने जरूरत नहीं है, बात तो वही है। नॉन मतलब यही मैं कह रहा हूं सीधी सी बात, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस है। एक बात और है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए किसी भी पॉइंट पर और एल एफ डैश ए, एल एफ डैश ए ये इक्वल नहीं है, आर एफ डैश ए निकाला, एल एफ डैश ए निकाला, दोनों इक्वल नहीं है बट फाइनाइट, लेकिन फाइनाइट है, तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। और इस केस में शार्प टर्न आएगा। ये रहा एग्जांपल मॉड एक्स। यहां पे देखो, ये वाले का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप 45 1 है और इसका -1 है, दोनों अलग अलग है। एक का डेरिवेटिव +1 आएगा, एक का -1 आएगा, लेकिन फाइनाइट आ रहा है दोनों, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ऐसे केस में जब भी ऐसा होगा हमेशा शार्प टर्न कॉर्नर पॉइंट आएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई सभी को। थ्योरी थ्योरी है अभी तो, बस इसके बाद तो लिमिट निकालनी है, कुछ नहीं करना है। लिमिट निकालो, सॉल्व करते रहो। रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बता ही दिया, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने एग्जांपल दिया, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, सो नॉन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ओके, ऑब्वियस। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है लेकिन फाइनाइट है, तो एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन एफ एक्स कंटिन्यूअस है। इट ज्योमेट्रिकली इंप्लाइज शार्प कॉर्नर। ठीक है, मतलब ये ऐसा होने का मतलब है कि वहां पे शार्प कॉर्नर मिलेगा। एग्जांपल मैंने दिया मॉड एक्स का, या एक ग्राफ बना दिया ऐसा, ये शार्प कॉर्नर है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ये भी फाइनाइट है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ये भी फाइनाइट है। दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइनाइट है। ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, दोनों का स्लोप फाइनाइट है। क्लियर दिख रहा है? 90 कहीं नहीं है। ठीक, लेकिन इक्वल नहीं है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ऐसे केस में शार्प कॉर्नर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, मॉड एक्स तो ठीक है, अभी ले लेंगे थोड़ी देर बाद। वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा बच्चों को परेशान करता है। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी की तरफ जाए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी की तरफ जाए, या राइट हैंड भी माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड भी माइनस इन्फिनिटी, मतलब दोनों फंक्शन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम अप्रोच करे, दोनों प्लस इन्फिनिटी पे जाए, दोनों माइनस इन्फिनिटी पे जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में उस पॉइंट ए पे हम वर्टिकल टेंजेंट कहते हैं। जैसे एक्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है, ये एक्स क्यूब का वो हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, इस पे ये वर्टिकल टेंजेंट है। मान लो इस पे एक पॉइंट लिया पी और ये पॉइंट ओ है, ज्वाइन कर दो, ये सीकेंट हो गया। इस पॉइंट पी को अब इसके पास ले आओ, इस एंगल पे ध्यान देना, अल्फा पे।
ये एंगल बढ़ गया, और पी को पास ले आओ, और पी को पास ले आओ। ये एंगल आपका किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? अल्फा अप्रोच कर रहा है 90 की तरफ। तो अगर इसका स्लोप निकालूंगा तो 10 अल्फा आपका जो है 10 90 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। तो इस पॉइंट ओ पे जैसे ही पी इसके बहुत पास आएगा, पॉइंट ओ पे टेंजेंट खींच रहा हूं मैं, जैसे ही पी ओ के ऊपर आएगा या ओ के जस्ट पहले आएगा, ओ के जस्ट पहले आएगा, है ना, जस्ट पहले आएगा, तो ये आपका इस लाइन से अप्रोक्सीमेटली कॉन्साइड कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब नीचे वाले उस पे आओ, इस पे एक पॉइंट ले लो आर, ज्वाइन करो, फिर आर को पास लाओ। अच्छा, इसका जो लाइन होगा ना, ग्रीन वाली लाइन, इसका स्लोप कौन होगा? इसका स्लोप ये होगा, बीटा। स्लोप मालूम है स्ट्रेट लाइन कैसे लेते हो? नीचे लेते हो कि ऊपर लेते हो? यहां लेते हो ना। अब लाइन को और इसके पास लेके आओ, आर को पास लेके आओ, तो लाइन ऐसी होगी। फिर देखो ध्यान से, ये ऐसी हो जाएगी, फिर देखो तो फिर ऐसी हो जाएगी। तो ये एंगल, ये बीटा भी फिर कहाँ टेंड्स कर गया? 90 की तरफ टेंड्स कर गया। तो अब 10 बीटा आप निकाल लोगे तो 10 बीटा भी 10 90 की तरफ जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दोनों का स्लोप पी से मैं अगर अप्रोच कर रहा हूं या आर से अप्रोच कर रहा हूं, दोनों ही केस पे ओ पॉइंट पे जो स्लोप होगा प्लस इन्फिनिटी है। इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव भी प्लस इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी प्लस इन्फिनिटी है। इसीलिए फंक्शन आपका जो है यहाँ कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ के हिसाब से देख लो, ये अब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वर्टिकल टेंजेंट कहते हैं इसको। वर्टिकल टेंजेंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। भले यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ कोई भी शार्प टर्न नहीं है। भाई दो जगह बेसिकली ज्यादातर डिसकंटिन्यूटी मिलती है, जहां शार्प टर्न होता है, एज होता है, या फिर डिसकंटिन्यूटी होती है। ये एक एग्जांपल है जहां पे ना तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है, ना ही शार्प टर्न है, स्मूथ कर्व है, लेकिन फिर भी इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका वर्टिकल टेंजेंट वाला काम है। समझ में आ गई बात? इसीलिए ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस दैट एफ एक्स हैव ए यूनिक टेंजेंट। देखो दोनों जगह टेंजेंट एक ही बन रहा था ना, कॉन्साइड कर रहा था, यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। एंड हैव नो शार्प कॉर्नर, यूनिक टेंजेंट भी बन गया, शार्प कॉर्नर भी नहीं है, स्टिल नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि हमने कहा था टेंजेंट यूनिक होने के साथ स्लोप फाइनाइट होना चाहिए, स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ स्लोप इनफाइनाइट हो गया है, इसीलिए इसको हम डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है बट इनफाइनाइट है। अब यहाँ इनफाइनाइट दूसरे प्रकार का, एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, देखो यहां पे, और यहां से अगर आप देखोगे यहां पे और यहां को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बनेगी, और इसका बेसिक एंगल देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल है। दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल? तो इसका एंगल एक्यूट है। तो ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, यहाँ जो बीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 है, और जब 90 से बड़े से 90 की तरफ आएगा तो उसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 90 को कॉन्साइड थोड़ी करेगा भाई, इसके ऊपर वो पॉइंट होगा छोटा सा, ओ के पहले, ओ के पहले यहाँ पे छोटा सा पॉइंट होगा, बहुत छोटा सा, नन्ना मुन्ना डिफरेंस वाला। तभी तो भैया, तभी तो आपका सीकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। पॉइंट ही खत्म कर दोगे तो सीकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट कैसे होगा? सीकेंड ही क्रिएट नहीं रहेगा तो स्लोप कैसे मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक जा रहा प्लस इन्फिनिटी, एक जा रहा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, लेकिन दिस डज नॉट हैव ए वर्टिकल टेंजेंट, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल तो है। ठीक है, तो एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया। एफ एक्स डज नॉट हैव यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक प्लस इन्फिनिटी गया, एक माइनस इन्फिनिटी गया। ठीक है, लेकिन एफ एक्स ध्यान से देखिए जीरो पे कंटिन्यूअस है, लेकिन यूनिक टेंजेंट भी नहीं है, इन्फिनिटी पे भी जा रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। और ऐसे केस में कस्प बनता है, ये ध्यान रखना है। कस्प का मतलब क्या होता है? कस्प का मतलब होता है इस प्रकार का फिगर, ऐसा या ऐसा, बहुत बार बनेगा ऐसा और ऐसा, इसे कहते हैं कस्प। इस फिगर को कहते हैं कस्प।
अब थोड़ी सी अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लिए क्या लिखा है। तो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जनरली हम स्टेटमेंट देते हैं कि मॉड फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना, क्लियर, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे। अब मेरा स्टेटमेंट पूरा सही है, इसमें ध्यान रखना है, मैंने वर्ड यूज किया मॉड फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है अपने क्रिटिकल पॉइंट पे, हर कहीं इधर उधर पॉइंट पे नहीं। अब देखिए, एफ एक्स इज ए डेराइवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, देन एफ एक्स मान लो 0 पे डिफरेंशिएबल है, डेराइवेबल मतलब डिफरेंशिएबल है, देन मॉड एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो मॉड भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत बार इसी बात को हम समझाने के लिए बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि भाई जहां पे मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कौन है, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कौन है, एक्स इक्वल टू 0 है, ये 0 है, तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा किसी और पॉइंट पे तुम ढूंढने जाओगे 1 पे, क्या तो 1 पे डिफरेंशिएबल है। मॉड फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्लियर होगी बात, क्लियर। अब थोड़ा सा समझिएगा। सो उसने कह दिया कि एफ एक्स अगर डिराइवेबल है एक्स इक्वल टू 0 पे, जैसे एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि यह स्मूथ है, कोई शार्प टर्न भी नहीं है, एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है, देन मॉड एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे मॉड एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लियर दिख रहा, मैंने बोल ही दिया एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स 0 इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट 1 ही होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये कि वहां पे एफ ऑफ मॉड की फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। क्रिटिकल पॉइंट पे मॉड आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसी को इसने घुमा घुमा के इतना कहा है। हाउएवर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मान लो एफ ऑफ एक्स 0 0 हो जाए, देन मॉड एफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब ये मे और मे नॉट क्यों कह रहा है वो समझना, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये उसने ग्राफ एक बनाया है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे उसने एग्जांपल दिया, और एग्जांपल समझ लो पहले, फिर ग्राफ लिखता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज डिराइवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, एफ डैश 0 आपको मिलता है 0, मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यहां जब डिफरेंशिएबल की बात कर रहा हूं वो सिंगल टाइम डिफरेंशिएबल की बात हो रही है। जैसे मैं एक्स क्यूब का ग्राफ बनाता हूं, जब भी मैं डिफरेंशिएबल वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएबल, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का, मैं अगर डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाई डी एक्स, तो जगह 3x स्क्वायर, और 0 पे क्लियर दिख रहा है 0 बन रहा है, 0 पे 0 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मॉड एक्स क्यूब अगर मैं करूंगा तो ग्राफ कहां चले जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा। मॉड एक्स क्यूब करते ग्राफ आपका कहां गया, ऊपर गया, ठीक। लेकिन मॉड एक्स क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएबल करूंगा, मॉड एक्स क्यूब को अगर मैं वर्कआउट करूंगा, तो मॉड एक्स क्यूब की दो डेफिनेशन बनेगी, प्लस एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स क्यूब एक्स इज लेस देन 0। मैं डिफरेंशियल कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस 3x स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0, और अगर मैं 0 पुट कर दूंगा 0 0 हो जाएगा ये, तो इसका फंक्शन का डिफरेंशिएबल भी 0 होगी। ये एग्जांपल आपके पास है कि मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 0 पे, मॉड भी उसका डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 0 पे। मैं आपसे बोलता हूं बताओ भाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो एक डेफिनेशन लिख देता हूं, ये प्लस एक्स हो गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स हो गया इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, क्लियर। अब इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के बजाय एक और तरीका होता है, और दूसरा तरीका जो मैं यूज कर रहा हूं वो जो सिंपल वाले फंक्शन होंगे उसमें यूज कर लूंगा, जहां थोड़े से गड़बड़ फंक्शन दिखेंगे मुझे लिमिट ही निकालनी है, मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। ये हो गया 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अभी x इक्वल टू 0 पे आपने डिसीजन नहीं लिया,
अब x के राइट हैंड साइड में देखोगे तो +1 है स्लोप और लेफ्ट में है -1, तो 0 पे क्लियर है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे जो f डैश x है वो आपके पास 1 और -1 आ गया, स्लोप अलग अलग आ गया, तो ये फंक्शन जो है आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब अगर मैं वहीं पे मॉड x क्यूब लेता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन आएगी +x³ इफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू हटा दो -x³ इफ x इज लेस देन 0। ठीक, अभी तो डेफिनेशन में रहने दो, डिफरेंशियल में हटाएंगे। इसका अगर f डैश x निकालूंगा तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, नॉर्मल फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशियल कर लो, 3x² इफ x इज ग्रेटर देन 0 और -3x² इफ x इज लेस देन 0। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? अब यहाँ पे स्लोप निकालो, 0 पुट कर दो, सीधे 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप 0 पे जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, ये डिफरेंशिएबल होगी, ये इसका स्लोप 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। और f डैश 0 की वैल्यू क्या है? f डैश 0 की वैल्यू 0। तो अगर मॉड x क्यू है तो वो आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मॉड x से वो डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे क्या हुआ? f0 ढूंढो, एट x इक्वल टू 0 f0 को क्या हुआ? f0 0 है कि नहीं है, जल्दी बताओ। मॉड 0 0 हो गया और ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल निकला। यहाँ पे f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 हो गया मॉड 0 क्यूब, फिर 0 हो गया, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, या मैं कह सिंपल कह लूं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पर तो ये 0 होगा ही होगा। क्रिटिकल पॉइंट पर ऐसा पॉसिबल है कि भाई मॉड फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो भी और ना भी हो। मॉड x तो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसकी जो पावर होंगी वो सब डिफरेंशिएबल हो जाएंगी। मॉड x² भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मॉड x² में 2x आएगा, 0 पुट कर दोगे 0 0 मिल जाएगा। If f dash x0 is 0 and f of x0 is 0, then mod of fx will also derivable at x equal to 0। यही देखो, यही हुआ, देखा ध्यान से देखो, यही हुआ यहाँ पे एक्स क्यूब में, ध्यान से देखो। f ऑफ 0 क्या मिला? f ऑफ 0 क्या मिला? 0 मिला। f डैश 0 भी क्या मिला? 0 मिला। मतलब इतना घुमा घुमा के कह रहा है, ठीक, f ऑफ 0 क्या मिला? 0 मिला। f डैश 0 भी क्या मिला? 0 मिला। मिला, तो जब दोनों 0 मिल रहा है तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। f ऑफ 0 आपका 0 मिला, लेकिन f डैश 0 आपका क्या मिला? यहाँ पे 1 मिला ही नहीं कुछ भी। एक बार 1 मिला और एक बार -1 मिला, मतलब नॉट इक्वल टू 0 मिला, ऐसा कह लो। तो यहां पर फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट फिर से रीड करके समझाता हूं। f डैश x0 0 हो, f ऑफ 0 0, then mod fx will also derivable at x equal to 0। मतलब फंक्शन की वैल्यू और डिफरेंशियल की वैल्यू दोनों 0 हो जाए उस पॉइंट पर, तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर f डैश x0 नॉन जीरो फाइनाइट है, जैसा ही बताया +1 -1, तो मॉड fx आपका जो नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैं अगर पूरी चीज को सम करूं तो सिंपल सी बात है, मॉड फंक्शन में आप क्या करना है, जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है, उस पर दिमाग खर्च नहीं करना, उसके डिफरेंशियल की वैल्यू देखना है। अगर उसके डिफरेंशियल की वैल्यू भी 0 आ गई, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशियल की वैल्यू 0 आ गई, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर वो डिफरेंशिएबल की वैल्यू 0 नहीं आई तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल।